हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, जैसे आप सबको पता है कि यार ये हमारा एक चैलेंज चल रहा है जिसमें रोज आपके पास इस चैनल पे वीडियो आ रही होगी। तो उसमें आज हम लोग ये जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, 2 चैप्टर हो चुके हैं, ये थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 क्वेश्चंस है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 13 क्वेश्चंस है। तो मैं आपको 13 के 13 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि ऐसा है कि कोई बच्चा नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भी वो क्वेश्चन आने जरूरी है। सो यार हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2 बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन योर टिप्स बच्चे। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चा पार्टी फिजिक्स ऑन योर टिप्स, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ में बच्चे, साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यहां पे ये एक बुक है, ठीक है ना, ओसवाल की ये बुक है क्लास 12th की। आप ये फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ये काफी अच्छी किताब है। ये क्वेश्चन बैंक आप मंगवा लो, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन बैंक का एक एक सवाल कराने वाला हूं। राइट बच्चा पार्टी, आगे कुछ होगा तो देखी जाएगी, आगे आपको बता देंगे। गॉट इट गाइस? चलिए तो यार स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सोल्यूशन। आप लोग अगर किसी बच्चे ने पहले से सॉल्व कर रखा है या खुद से सॉल्व करना चाहते हो, खुद को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपना रजिस्टर निकाल लो, पेन निकाल लो। मैं जैसे ही क्वेश्चन देता हूं वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। बने तो ठीक, नहीं बने तो फिर मैं आपको वैसे भी करवा रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी, जैसा कि आप देखोगे स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। एक दो ही ऐसे क्वेश्चन जिसमें होते हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस की नीड होती है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है सर द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। भाई देखो, ईएमएफ आपको क्या दे रखा है, इसने 12 वोल्ट का दे रखा है, ठीक है ना। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इतना, भैया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का इतना दे रखा है, ठीक है ना, इतना ओम दे रखा है। What is the maximum current that can be drawn from the battery? मतलब बैटरी से आप मैक्सिमम कितना करंट निकाल सकते हो। भाई I is equals to V by R होता है, तो इधर I max is E by R। समझ में आया कि नहीं आया? मानी 12 वोल्ट है, ये 0.4 हो गया, ये ऐसे कट जाएगा, ये आपका 30 एम्पेयर। सो मैक्सिमम आप 30 एम्पेयर इस सेल से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे डिपेंड करता है कि आप इसके आगे क्या क्या लगाते हैं, क्या रेजिस्टेंस लगाते हैं, किस तरीके से, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट जा सकता है। इस सेल से आप मैक्सिमम 30 एम्पेयर का करंट निकाल सकते हैं। सोच के देखो एनसीईआरटी का पहला सवाल, और कितना आसान है। हम लोग जनरली एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं ये सोच के कि एनसीईआरटी पता नहीं कितनी टफ होगी, और मेरे हिसाब से ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया। आई होप सो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चे। तो यार ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है सर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। जब जब जो जो चीजें बोलता है पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। सॉल्यूशन में आप पहले नोट डाउन कर लो। ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, ठीक है ना। और सर्किट में जो करंट है वो आपका 0.5 एम्पेयर है, ठीक है जी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? आपको R की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि भाई एक बैटरी है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और कुछ करंट भी जा रहा है। ये कैपिटल R का वैल्यू आपको चाहिए। अगर आपको पता हो तो करंट इज बेसिकली EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, विच मींस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये तो आपको नॉलेज होगा। इसका मतलब सर R प्लस R बराबर E बाय I, विच सिंपली मीन्स E है आपका 10 वोल्ट, करंट है आपका 0.5, माने ये हो जाएगा आपका 20। सही है। सो R प्लस R इज 20। अगर R प्लस R आपका 20 है तो कैपिटल R इज 20 माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, सो कैपिटल R इज 17 ओम। बेटा कैपिटल R कितना है बच्चा? 17 ओम। कैपिटल R कितना है? 17 ओम। अब कहता है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड।
सर्किट जब क्लोज है तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब भाई इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, ठीक है भैया। सर्किट जब क्लोज है तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई मतलब 0.5, आर मतलब 17 यानी 8.5 वोल्ट। बात समझ में आ गई, क्योंकि यार 1.5 वोल्ट तो वो खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझे आप, पहले उसने कहा कि सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ वो कितना है, मैंने करंट की वैल्यू से निकाल दिया, I इज इक्वल्स टू E बाई टोटल रेजिस्टेंस मानी R प्लस R। उसके बाद आपका कैपिटल R निकला, देन V इज इक्वल्स टू IR से मैंने टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी निकाल दिया जब सर्किट क्लोज है, सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। यस और नॉट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। गॉट इट बच्चे? चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारे अगले सवाल से। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि सर 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी 3 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे होते हैं तो आपको सीरीज में रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में सीधा एडिशन करना पड़ता है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो आर सीरीज इज 1 प्लस 2 प्लस 3 मानी 6 ओम, ठीक है जी। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? हो गया भाई, पहले वाला पार्ट तो क्लियर हो गया भैया। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। भैया कह रहा है कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये आपका कुल मिला के 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपको V1, V2 और V3 चाहिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। यदि मुझे करंट मिल जाए ना तो मैं इजीली निकाल लूंगा भाई। तो आपको पता है R सीरीज 6 ओम है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो करंट क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज V बाई आर, 12/6 मानी 2 एम्पेयर। तो मेरा करंट कितना हो गया भैया? 2 एम्पेयर। आई होप दिस इज क्लियर। मेरा करंट इज 2 एम्पेयर, राइट बच्चा पार्टी। अभी जब मुझे पता चला कि मेरा करंट 2 एम्पेयर है तो V1, V2, V3 निकल आ जाएगा इजीली। V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। तो I क्या है भैया? I क्या है? 2 इंटू R1 कितना है? 1, 2 इंटू 2 और ये है 2 इंटू 3। सो दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से ये आप इजीली कर लोगे भाई। क्या है? नॉर्मल सा एक्सप्रेशन था, पहले उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया, फिर कह रहा है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है भैया ये चीज? आपको सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? पक्का? हम आगे बढ़ जाए। हाँ जी। सो अगला सवाल क्या बोल रहा है बच्चा? वो कह रहा है अगले सवाल में, सर 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में? भाई जब ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने तो अब तो आपका पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ भाई ठीक है ना? ठीक है जी, 2 4 5, ठीक है ना? सो आई विल बी लाइक 1/r पैरेलल इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम में 20 ले लो, 10 प्लस 5 प्लस 4 इज 1/r पैरेलल, और आई कैन से r पैरेलल इज 20/19 ओम। तो भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इतना आ गया, ठीक है ना भाई? पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपका इतना आ गया। नाउ इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, if the combination is connected to a battery of EMF 20 वोल्ट, यानी अगर इसी कॉम्बिनेशन को मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है ना, and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery। ठीक है भाई, आपको I करंट है टोटल,
इस वाले के अक्रॉस I1, इस वाले के अक्रॉस I2, इस वाले के अक्रॉस I3। टोटल करंट मैं वैसे भी निकाल सकता हूं, बट चलो ठीक है ना भाई, अलग पहले जो उसने बोला वही करते हैं भाई। इस वाले के अक्रॉस तो आपका I1 क्या हो जाएगा, V/R1। कारण क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम आएगा। सो V इज 20, R1 इज 2, यानी 10 एम्पेयर आ गया भाई। जितना रेजिस्टेंस आपका कम होगा उतना ही आपका करंट ज्यादा होगा। सही है बच्चा। अभी I2 की बात करेंगे, सो दैट इज V/R2, और आई कैन से V कितना है मेरा, और आई कैन सी V कितना है मेरा 20, और R2 है 4, तो भाई ये हो गया 5 एम्पेयर। अभी I3 की बात कर रही है, दैट इज V/R3, V हो गया 20, और R3 क्या है आपका, R3 क्या है आपका यहां से 5 ओम। सो आई विल से ये हो गया आपका 4 एम्पेयर। सही है, ये कितना हो गया, 4 एम्पेयर हो गया। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I टोटल विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, और आई कैन से 10 प्लस 5 प्लस 4 विच इज बेसिकली 19 एम्पेयर। ये आपका 19 एम्पेयर हो गया। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब एनसीईआरटी में इतने आसान सवाल दे रखे हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि घर के बगल में मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में नहीं जा रहे हैं, 100-200 किलोमीटर दूर कोई मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो भाई मैं हमेशा बोलता हूं, पहले आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, उसके बाद उसका आपको बैक एक्सरसाइज करना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, अभी शायद कोई बच्चे इसको लेके सीरियस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आएगा वैसे वैसे बच्चा ढूंढने लग जाएगा भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन कहां पर है। ये रहे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, आपने कर ली। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने, है ना। एक मिनट जरा अगले सवाल पे चलो, जब तक आप लोग सॉल्व करो मैं जरा ये थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना। यस बच्चा पहाड़ी, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सवाल क्या है। ये वो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था बच्चा, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद है, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, तो इस फॉर्मूले के बिहाफ से ही ये होना है हमारा। पहले क्वेश्चन को तरीके से समझो, वो क्या बोलता है। कह रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। देखो कैसे समझना है, अक्सर बच्चा पूछता है सर क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं लगता कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोल रहा है कि भैया टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कहा ठीक बात है यार, और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 100 ओम है। भाई ये गिवन आपने लिखना है, पहले आपने ये गिवन लिखना है बेटा। और अब कह रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा, रेजिस्टेंस 117 ओम है। भाई एक चीज तो दिमाग में देखो, क्वेश्चन से ना दिमाग दौड़ाते रहो। आप दिमाग में सोचो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब टेम्परेचर भी बड़ा ही होगा, माने जो आपका आंसर आएगा वो 27 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होना चाहिए। गॉट इट गाइस। और हमें अल्फा जो दे रखा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो दे रखा है वो 1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर चाहिए, फॉर्मूले में पुट करो। भाई R2 की जगह 117 डल गया, R1 की जगह 100 डल गया, 1 प्लस अल्फा। तो एक काम करो ना भाई, ऐसा डालो मत, अभी आपको डेल्टा टी चाहिए ना, इसको पहले बाहर निकाल दो। देखो R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, सही है। R1 माइनस मारो, R2 माइनस R1 बराबर R1 अल्फा डेल्टा टी, सही है भाई। बाकी सब डिवाइड मारो, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अल्फा बराबर डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है भाई, T2 माइनस T1। इसका मतलब यह है बेटा कि सर R2 माइनस R1 बटे में R1 अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। सही है बच्चे। हाँ, मैं इसलिए पूरा लिखवा रहा हूं जिससे कि आपको बाद में ये ना लगे अरे सर आपने एक स्टेप मिस कर दिया। ये 117 ये 100,
R1 इज 100 और अल्फा कितना है भैया 1.70 इंटू 10 की पावर -4 बराबर बेटा T2 कितना है भाई, बराबर बच्चे T2 कितना है पता नहीं, बट T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। ऊपर में क्या आ रहा है 17। एनसीईआरटी इतना निर्दयी भी नहीं है, पूरा पूरा कट करवा रहा है। ये पॉइंट से देखो इनटू, एक काम करो ना भाई, एक काम करो ना, ये जो 100 है इसको ये पॉइंट से हटा दो तो नीचे आपके पास आ गया 170 इंटू 10 की पावर -4। ऊपर भेजो तो 10,000 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 170 बराबर कितना है T2 -27। सही है भाई, 0 से 0 कटा, 17 कटा बराबर T2 -27। 1000 बराबर T2 -27 है तो T2 मिला मुझे, तो सर T2 मिला मुझे 1000 जमा 27 मानी 1027 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत सारे किताब इस 27 को पहले केल्विन में कन्वर्ट करता है फिर करवाता है। अरे भाई डेल्टा टी चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें भी आपका जो स्टीम पॉइंट है और जो आपका आइस पॉइंट है दोनों में डिफरेंस सेम है 100 का। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपने क्या किया यहां पर, बस सीधा पहले फॉर्मूला डाला। अब देखो सर ये कैसे दिमाग में आएगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे? भाई देखो जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम आपको ये समझ में आ गया था कि भाई रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक ऐसा फॉर्मूला है, आपने कह दिया। गिवन में आपको T1 दे रखा, R1 दे रखा, R2 दे रखा, T2 गिवन नहीं है, इसका मतलब आपसे डेल्टा टी मांग रहा है भैया, अल्फा दे रखा है। बस इजीली आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया, कोई बड़ी बात ही नहीं। गॉरेड बच्चा पार्टी। चलते हैं आगे अगले सवाल पे। हाँ भाई, तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, सॉल्व करो पॉज करके वीडियो को। कह रहा है सर अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। देखिए पहले जब आप सोल्यूशन करते हैं, मैंने हमेशा बोला है पहले आप गिवन लिखिएगा। लेंथ कितना है 15 मीटर का, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मानी एरिया कितना है इतना। सही है बच्चे? एंड इट्स रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस कितना है भैया 5 ओम। तो रेजिस्टिविटी क्या है भाई, रेजिस्टिविटी क्या है? अब भाई नॉर्मल रेजिस्टिविटी पूछ रहा है आपसे, तो आपको पता है R बराबर रो L बाय ए, फॉर्मूला पूछ लिया उसने, रो बराबर R A बटा L। जी सर, तो R हो गया 5, A हो गया 6 इंटू 10 की पावर -7 और L हो गया 15। ठीक है जी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से गया 2, आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7। और रो क्या होता है भाई, रो क्या होता है आपका ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर भैया। यानी आपका फाइनल आंसर कितना हो गया भैया 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। बोलो भाई, यानी एक हिसाब से आप खुद सोच के देखो, 18 मिनट में मैं 6 सवाल करा चुका हूं, जिसमें मैं स्टार्टिंग के 3 मिनट तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब इसमें ना मैं आपको एक जरा आगे एक और बात बताता हूं सभी बच्चों को। यदि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको मेरा पेड बैच ज्वाइन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यार 3500 रुपए की फीस है, जिस पे भी ऊपर आपको वीके आर्मी कोड यूज करते हो तो आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा बैच मिल जाता है इसमें आपको, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश सब कुछ इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन करना ना भूलिएगा अगर आपको पेड बैच मेरा चाहिए और आपको लगता है कि हां सर मजे करवाओगे आप, इसीलिए इतनी कम फीस में मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ आप बढ़िया से पाओगे। सवाल नंबर 7वां 3.7 देखिए क्या बोलता है। कह रहा है सर अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस। भाई देखो ना यार, वही है जो पिछला किया आपने। रेजिस्टेंस है 2.1 ओम और टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस। सही है बच्चा? हां जी। और कह रहा है जब रेजिस्टेंस 2.7 ओम है तो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ठीक बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें तो। हाँ है ना? डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, यानी अल्फा पूछ रहा है आपसे, यानी अल्फा पूछ रहा है आपसे, यानी अल्फा पूछ रहा है आपसे। तो कर लेंगे ना, कितनी बड़ी बात है सर। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
और आई कैन से R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, और आई कैन से R2 माइनस R1 बराबर R1 अल्फा डेल्टा टी, और आई कैन से R2 माइनस R1 बटे में R1 इंटू डेल्टा टी बराबर अल्फा। हाँ भाई, यही तो है। सॉल्व करना शुरू करो भाई। इसके अंदर तुमने वैल्यूज पुट करनी है ना बच्चे, इसके अंदर तुम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, आप क्या बोलोगे यहां पर कि सर अल्फा बराबर, देखिए R2 माइनस R1 बाय R1 डेल्टा टी है, सो R2 इज 2.7, ठीक है ना, माइनस R1 इज 2.1, ये भी ठीक बात है यार, अपॉन R1 क्या है 2.1, ये भी ठीक है यार। और डेल्टा टी की बात कर रहे हो आप, तो वो क्या बोल रहा है भैया 100 माइनस 27.5, भाई वो बोल रहा है 100 माइनस 27.5। हाँ भाई, इसका मतलब सर अल्फा हो गया 0.6 बटे में 2.1 इंटू ये हो गया आपका 70, 72.5। सही है जी, सही है जी। यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 0.6 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 2.1 इंटू 72.5, ये आ गया 152.25। तो अब डिवाइड मारो 0.6 डिवाइडेड बाय 152.25, तो ये आ गया 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां पर, सिंपल सी बात थी यार। आपने किया क्या, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, अल्फा पूछ रहा है, आपने अल्फा निकाल दिया, बात ही खत्म हो गई। हाँ भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको जो भी मैं बोल रहा हूं? यस और नॉट बच्चा पहाड़ी? R1 R2 T1 T2 सब दे रखा है, अल्फा पूछ रहा है आपसे, आपने कर दिया, आपका आंसर आ गया। गॉट इट गाइस? अब मैं आपसे पूछता हूं आगे अगला सवाल, क्या कह रहा है? कह रहा है सर अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, मानी पोटेंशियल कितना है बच्चा? सोल्यूशन में सबसे पहले देखो पोटेंशियल कितना है, 230 वोल्ट। ड्रॉज एन इनिशियल करंट, मानी पहले करंट कितना है भाई? 3.2 एम्पेयर। ठीक है जी, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ इतना। बाद में केस 2 में पोटेंशियल तो उतना ही है, लेकिन करंट जो है बच्चे वो आपका 2.8 एम्पेयर हो गया। ये कब है? स्टेडी वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब अब इतना हो गया, इतना ही रहेगा। तो इस केस में टेम्परेचर क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, और इस केस का जो टेम्परेचर दे रखा है वो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। बात समझ में आ रही है? मानी V दे दिया, I1 दे दिया, T1 दे दिया, V दे दिया, I2 दे दिया, T2 पूछ रहा है। इसका मतलब आगे देखो क्या और दे रखा है, आगे कह रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी दे दिया भाई, अल्फा भी दे दिया। ओ माय गॉड, तो अब आपको दिमाग में आएगा ना, आप कहोगे सर रेजिस्टेंस कहीं दे नहीं रखा, दिमाग में कैसे आ जाएगा? अरे भाई रेजिस्टेंस निकाल लो ना भाई। देखो इस केस में पहले आप R1 निकालोगे V बाय I1 विच इज बेसिकली 230 बाय 3.2 ओम। सही है जी। और इस केस में आप R2 निकाल लेंगे विच इज V बाय I2 विच इज 230 बाय I2 माने 2.8 एम्पेयर। ठीक है ना, I2 माने 2.8 एम्पेयर, ये इतना ओम आ जाएगा। अभी R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, अल्फा दे रखा है, T1 है, T2 पूछ रहा है, फिर वही फॉर्मूला डल जाएगा। कौन से वाला भाई? ये देखो अल्फा बराबर R2, सॉरी ये डेल्टा T बराबर R2 माइनस R1 बाय R1 डेल अल्फा, सीधा डाल दो यार। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सो सर फॉर्मूला यही से डालते हैं, डेल्टा T बराबर R2 माइनस R1 बाई अल्फा इंटू R1। R1 पहले लिख लो, हर बारी में पहले लिखा अच्छा लगता है। ठीक है जी। अभी डेल्टा 2 में T2 माइनस T1 है भाई, उधर भी 27 था T1, इधर भी 27 है, बस वैल्यूज पुट करनी है भैया। ठीक है ना, तो आपको मुझे लगता है कि जैसे है वैसे ही पुट कर देना चाहिए। कारण क्या है ना कि इससे क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ठीक है भैया, डेल्टा T माने T2 माइनस 27 बराबर R2 बोले तो 2300 बाई 28। ठीक है जी, माइनस में R1 बोले तो 2300 बाई 32, ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 बोले तो 2300 बाई 32
इंटू अल्फा बोले तो 1.70 इंटू 10 की पावर -4, ये भी ठीक है यार। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं भैया, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है ना यार। चलो, क्या ये 4 से कट रहा है? 4 5 20, 3 0 कट जाएगा क्या? कटना तो चाहिए। 4 5 20, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, सही है भैया। 575 इंटू 4 जो है 2300 ही बन रहा है, तो ये भी बन जाएगा 4 7 28, 4 8 32, 4 से गया 575, ये भी ठीक बात है यार, है ना। और ये भी कट जाएगा 8 और ये 575। तो अल्टीमेटली भैया सॉल्व करो, एलसीएम ऐसे ही ले लो सीधा। तो सर 575 इंटू 8 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करो, 575 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 8 56 डिवाइडेड बाय बेटा 575 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय बेटा 8, 8 एकम 8, 8 7 56, ये हो गया। ये तो बड़ा वैसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना, ठीक है जी, कोनो दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्की बात है, ठीक है ना। हाँ सर बात तो सही है आपकी। तो इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पे, यहां तक आप नोट कर लो एक बारी, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते यार एक बारी, है ना, इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे कर लेते। देखो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मैंने देखा 575 इंटू 8 माइनस 575 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 है, और इधर नीचे में क्या है बच्चा, 575 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 बाई 1, भाई ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, बिल्कुल ठीक है। अभी इधर का 575 कॉमन ले लो आप, तो 8 माइनस 7 हो गया, नीचे में आपका 7 इंटू 575 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर -4, भाई इससे ये कट जाएगा, 8 माइनस 7 तो 1 है, इसका मतलब सर 1/7 इंटू 1.7, ये जो 10 की पावर -4 है ये ऊपर चला जाएगा, पॉइंट से ये 10 और चला गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 10 इंटू 10 की पावर 4 बाय 17 इंटू 7 आ रहा है भैया। जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है इसका। 10 डिवाइडेड बाय ये 17 इंटू 7 कितना आ रहा है, पहले तो 119, यहां पर 10,000 और भी है, सीधा डिवाइड मार लो भाई, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 119, आंसर आया 840.3। ये क्या है भैया, व्हाट इज दिस, ये डेल्टा टी आ रहा था मेरा, आया ना भाई, ये डेल्टा टी था, सही है बच्चा, ये क्या आ रहा है मेरा, डेल्टा टी आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। सो डेल्टा टी क्या आ रहा है बेटा, 840.3, मैंने कहा ठीक बात है। अभी यार 840.3 जो था वो आ रहा था T2 माइनस 27, तो T2 हो गया 840.3 प्लस 27, मानी T2 जो आ रहा है वो 867 डिग्री सेल्सियस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। एक बार इसके आंसर को चेक कर लेते हैं भाई, फाइनल आंसर एनसीईआरटी में सही है या गलत है। हाँ जी बिल्कुल, वहां पे 867.5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0.3 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। एनसीईआरटी में इसको दे रखा है 867.5 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेशन में 0.1 0.2 का ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मानी आपने देखा यहां पर कि हमने इसको कैलकुलेटर से नहीं किया, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, अपने हाथ से किया इसको, और आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया। मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है आप लोगों को? हां जी बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं। हां, अगले सवाल पे चलते हैं। ओ भाई साहब, ये आपको दिख तो रहा नहीं है, लेकिन यार ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, मतलब क्या बताऊं मैं यार, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन ठीक है जल्दी से कर लेंगे हम इसको। अगले पेज पे इसको डायग्राम बनाते हैं, पहले 10 5 5 10 है, ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। 3.9 की बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये कह रहा है भैया 10 ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, क्या बोल रहा है, 10 5 5 10, मानी 10
10 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, बीच में 5 ओम कनेक्टेड है, बीच में आपका 5 ओम कनेक्टेड है। ठीक है जी। इधर आपका 10 ओम कनेक्टेड है और इधर 10 वोल्ट है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन में ऐसा मिस्टेक कर देता है ना, ये मैं क्या बताऊं आपको। ए बी सी डी, ठीक है, हां, बस इतना ही है। सबसे पहले आपको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा भैया मैंने करंट कहां भेजनी है, कैसे भेजनी है, किस तरीके से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहूंगा वीडियो पॉज करो, किरचॉफ का क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो भाई, करने की कोशिश तो करोगे तुम लोग, तुम करोगे तभी तो बनेगा। हाँ भाई, ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं, यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं बच्चे, आपका कुछ करंट निकल गया भाई, मैंने मान लो I करंट निकाल दिया भाई मैंने। ठीक है जी, ये I इधर जाएगा, बट ऑब्वियस है बाद में I आना भी चाहिए। ठीक है जी, ये जंक्शन पे आया, मैंने डिवाइड मारे कुछ इस तरीके से, ऊपर गया I1 नीचे गया I2। सही है जी, ऊपर गया I1 नीचे गया I2। भाई इस जंक्शन पे खड़े होके, छोटी पे खड़े होके, इसको करंट मान लेते हैं I3 दिया, तो इसको क्या दे देगा, I1 माइनस I3। आया ना भैया, इसको अगर I3 दे देगा तो उसको I1 माइनस I3 दे देगा। 1 2 3 लूप है तो 3 करंट तो अननोन हम झेल सकते हैं। I3 ऊपर से आया, I2 इधर से आया, तो जंक्शन पे इधर I2 प्लस I3 चला गया, यस और नॉट। इधर से I2 प्लस I3, इधर से I1 माइनस I3 प्लस I3 कट गया, मानी इधर I विच इज I1 प्लस I2 आया मेरे पास। दोबारा देख लो एक बार, I करंट निकला, इस जंक्शन पे डिवाइड हुआ, उधर गया I1, इधर गया I2, इधर इस पॉइंट पे इधर I3 गया, तो इधर I1 में से I3 चला गया, ये I3 आया, ये I2 आया, ऊपर I2 प्लस I3 चला गया, उधर से I1 माइनस I3 आया, जंक्शन पे जब इकट्ठा किया तो I1 प्लस I2 बचा, नीचे आया, इसको दे दिया हमने। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। हाँ भाई, बस अब इसके फटाफट हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखिए सबसे पहले एबीडी वाले लूप में ले लेते हैं। ठीक है जी, इन लूप एबीडी, अब आप कैसे चलोगे वो आपकी मर्जी है। मैं चलता हूं आपका क्लॉकवाइज। मैं कैसे जा रहा हूं भैया, मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा भैया ऐसे चलो भैया, आप ऐसे जा रहे हो, करंट आपकी डायरेक्शन में है, तो 10I1, ठीक है जी, ओके, करंट मेरी ही डायरेक्शन में, तो प्लस 5I3, और क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं करंट उल्टा आ रहा है, माइनस 5I2, और क्योंकि कोई ईएमएफ नहीं है तो 0 हो गया। अभी 5 को कॉमन ले लो, तो 2I1 प्लस I3 माइनस I2, इधर 5 कॉमन लिया, बराबर 0, उधर 0 है तो 5 वैसे भी 0 चला गया। मानी मेरे पास जो पहली इक्वेशन बनी दैट इज बच्चा 2I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। डन है जी, आई होप सो जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। दूसरे में मैं बीसीडी वाले में मैं ऐसे चल रहा हूं भाई, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, बीसीडी में भी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। सो इन लूप बीसीडी, यहां पर भी मैं तो क्लॉकवाइज चल रहा हूं भैया, तो इसका मतलब भाई साहब 5 करंट कितना आ रहा है, I1 माइनस I3 मेरे ही डायरेक्शन में है, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट मुझे काटता हुआ आ रहा है, तो माइनस 10 I2 प्लस I3। मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट मुझे काटता हुआ आ रहा है, माइनस 5I3। सेल में कोई ईएमएफ नहीं है भाई, पोटेंशियल आपका 0 हो गया। तो आप इसको भी करिए, 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 बराबर 0। मतलब 5I1 माइनस 10I2, ये माइनस कितना है आपका, ठीक है ना, 5I3 10 15 और 20 माइनस 20I3 बराबर 0। ठीक है जी, I1 I3 I2 है, तो ऐसे करके लिखो, 5 कॉमन ले लो भैया, सो I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 बराबर 0। इसको दोबारा से लिखो ऐसे, I1 माइनस 4I3
-2i2 इक्वल्स टू 0। ये रहा मेरा दूसरा इक्वेशन। बोलो भैया फर्स्ट सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू योर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है जी, बढ़िया है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जिससे आपको दिखाई भी दे और हम आगे भी कर सके। अभी तीसरी इक्वेशन के लिए मैं अलग से कलर ले लेता हूं और अब मैं ले लेता हूं लूप, इसको मैं ई ले लेता हूं, ठीक है ना। सो EADCEA, सो मैं कहूंगा इन लूप, अच्छा यहां पर कंप्लीट कर लिया करो ABDA, ठीक है ना। जैसे होता ना जब आप पेपर में लिखते हो तो ABDA, इधर BCDB, वापस पे B तक पहुंच रहे हो, कंप्लीट। इधर भी लूप में ऐसे ले लो ADCEA, ठीक है ना। इस वाले लूप में यू ऐसे 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 पूरा कंप्लीट किया मैंने। क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूं तो आप क्या बोलोगे 5i2, सही है सर। मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी वैसे ही है, +10i2 + i3। हाँ भाई, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी ऐसे ही है भैया, +10i। अरे भैया i को क्या बोल सकते हो, i1 + i2 लिखो ब्रैकेट में, i1 + i2। हाँ जी सही बोल रहा हूं। क्या किया, 5i2 + 10i2 + i3 + 10i1 + i2, सही है, बराबर, क्योंकि ईएमएफ है, पॉजिटिव से निकल रहे हो, +10। सर भैया किरचॉफ्स लॉ यदि आपको नहीं आता है तो मेरे डिटेल वीडियो से आप कर सकते हो, बहुत प्यारे तरीके से समझाया मैंने। 5i2 10i2 और 10i2 मानी 25i2 हो गया, i2 मतलब i2 प्लस 10i3 दैट्स इट प्लस 10i1 दैट्स इट बराबर 10। 5 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 5i2 + 2i3 + 2i1 बराबर 2। एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। मानी आपके पास बन गई 3 इक्वेशंस, मानी आपके पास बन गई 3 इक्वेशंस। कौन कौन सी, कौन कौन सी, आइए देखें जरा। पहली इक्वेशन है भैया 2i1 + i3 - i2 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है भैया i1 - 4i3 - 2i2 = 0। और तीसरी जो इक्वेशन है वो है 5i2, देखिए 2i1 पहले ले लो, 2i1 + 2i3 + 5i2 = 0। ये आपका तीसरा इक्वेशन है, ठीक है जी। अब यहां तक हर एक बच्चा जनरली निकाल लेता है। अब बच्चों की जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है, सर सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग, सर यहां तक तो हो जाता है, इसके आगे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, जरा एक बार बता दो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इसके सॉल्यूशन में लिटरली कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। क्या करोगे आप, पहले मैं आपको कहूंगा पहले और दूसरे को सॉल्व कर लो। देखो मतलब सभी को i1 को भी i3 के फॉर्म में ले आओ, i2 को भी i3 के फॉर्म में ले आओ, फिर थर्ड इक्वेशन में डाल लो। स्टेप 1 में क्या करूंगा भाई, स्टेप 1 में क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं आपसे पहले इसको लिखो, देखो 2i1 + i3 - i2 बराबर 0। गायब कर दो किसी एक को, इधर से i1 - 4i3 है, -2i2 है, बराबर 0 है। पहले आप i2 को गायब कर दो, मानी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, 4i1 + 2i3 - 2i2 बराबर 0। और नीचे वाला बना i1 - 4i3 - 2i2 बराबर 0। इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, सही है। ये तो मुझे चाहिए, काटना है। 4i1 - i1 मैंने 3i1 + 6i3 बराबर 0। इसका मतलब 3i1 बराबर 6i3, ठीक है ना, माइनस में। इसका मतलब i1 बराबर कटेगा तो -2i3, सही है। मानी i1 कितना आ गया, -2i3। तो i1 और i3 का रिलेशन आप दे चुके हैं ऑलरेडी, नोट कर लो यहां तक। पहले वाले इक्वेशन में आपने i2 को एलिमिनेट किया तो i1 और i3 का रिलेशन आप दे चुके हैं, सही है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं सर।
आगे बढ़ते हैं, इक्वेशंस लिखता हूं मैं। पहला इक्वेशन क्या है भैया, 2i1 प्लस i3 माइनस i2, 2i1 प्लस i3 माइनस i2 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन है i1 माइनस 4i3 माइनस 2i2, माइनस 4i3 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 0। ऐसा है बच्चे? जी बिल्कुल सर। मुझे किसको एलिमिनेट करना है इस बारी? i2 को मैं कर चुका था, इस बार i1 को एलिमिनेट करूंगा ताकि i2 और i3 का रिलेशन आ जाए। इसके लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया भैया 2i1 प्लस i3 माइनस i2 बराबर 0। ये हो गया 2i1 माइनस 8i3 माइनस 4i2 बराबर 0, माइनस प्लस प्लस, ठीक है जी, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 9i3 माइनस i2 प्लस 4i2, तो प्लस 3i2 बराबर 0। इसका मतलब 3i2 बराबर माइनस 9i3, मानी i2 बराबर माइनस 3i3। तो मेरा i2 का भी रिलेशन आ गया और i1 का भी रिलेशन आ गया। भाई मैंने क्या बोला आपको, i1 बराबर माइनस 2i3, सही है? सही है जी सर। और i2 बराबर माइनस 3i3, ये भी ठीक है यार। अब इन दोनों को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या थी भैया? 2i1 प्लस 2i3, 2i1 प्लस 2i3 प्लस 5i2 बराबर, बराबर 0 नहीं है भैया, बराबर 2 है यहां पर, है ना? 2i1 प्लस 2i3 प्लस 5i2 बराबर 2 है ये। हाँ, 0 मत लिख देना गलती से, नहीं तो अभी तक मुझे पूरा सॉल्व करके लास्ट में देखना पड़ता ये क्या हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। 2i1 की जगह माइनस 2i3 प्लस 2i3 प्लस 5i2 की जगह माइनस 3i3 बराबर 2, सही है? तो माइनस 4i3 प्लस 2i3 माइनस 15i3 बराबर 2, माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19 प्लस 2 माइनस 17, माइनस 17i3 बराबर 2। तो i3 बराबर माइनस 2/17 एम्पेयर। हाँ भाई, i3 तो मिल गया मुझे। अब इधर से i1 और i2 भी आ जाएंगे। भैया i1 क्या है? माइनस 2 इंटू i3, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2/17। इसका मतलब हो गया भैया 4/17 एम्पेयर। और i2 जो है वो माइनस 3i3 है, मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 2/17, यानी ये हो जाएगा 6/17 एम्पेयर। तो भैया i1 भी आ गया, i2 भी आ गया, i3 भी आ गया। i1 कितना है? i1 कितना है भैया? 4/17 एम्पेयर। ये वाला कितना है? 6/17 एम्पेयर। और ये वाला कितना है? माइनस 2/17 एम्पेयर। ठीक है ना? i1 मिल गया, i2 मिल गया, i3 मिल गया। अब तो मेरे हिसाब से आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब इस वाले ब्रांच का i1 माइनस i3 कर देना और इसका i2 प्लस i3 कर देना, ठीक है ना? मतलब आपको अगर करना ही है तो आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब इतना करवा दिया तो लास्ट में ये भी करवा ही देंगे आपको, क्या ही दिक्कत है। i1 माइनस 3 और i2 प्लस i3, है ना? अरे बबुआ थोड़ा छोटा हो जाओ, हाँ आ जाओ साइड में। तो एक वाला करंट जो है वो क्या है? i1 माइनस i3, मानी 4/17 माइनस में i3 इज माइनस 2/17, यानी ये हो जाएगा आपका 6/17 एम्पेयर। और एक है i1 प्लस i3, मानी 4/17, ठीक है ना, माइनस 2/17, यानी ये भी हो जाएगा 2/17 एम्पेयर, ठीक है ना? 5 करंट है। एनसीईआरटी से एक बार इसको टेली कर लेते, वेरीफाई कर लेते हैं भाई क्या एनसीईआरटी सही बोल रहा है। एनसीईआरटी कहता है एक ब्रांच में करंट है भाई आपका, एनसीईआरटी कहता है एक ब्रांच में करंट है आपका माइनस 2/17 एम्पेयर, ठीक है? ब्रांच बीडी में, बीडी में वो कह रहा है माइनस 2/17 है। क्या हमारा सही आया है? क्या हमारा i3 माइनस 2 बिल्कुल सही है भैया। वो कह रहा है एडी में 6/17 है। एडी ब्रांच कौन सा है? एडी 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 में i2 है। i2 हमारा कितना आया भैया? 6/17। हमारा ये टेली हो गया, ये टेली हो गया। अभी उसके बाद वो बोलता है सीडी में माइनस 4/17 है, सीडी में। अच्छा ये i2 प्लस i3 है क्या? i2 प्लस i3 है क्या? ये गड़बड़ कर दी भाई, ये i2 प्लस i3 है भैया। तो i2 की जगह आप लेंगे 6/17,
तो ये आपका हो जाएगा 6/17, 6/17 और -2/17 मानी 4/17, ठीक है ना, 4/17, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या बोल रहा है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, बस बाकी तो कर ही लिया तुमने, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है, देख लेना भाई जैसा भी हो तुम्हारा, ठीक है ना। आपको I1 I2 I3 मिल गया ना, बस ये सही मिल गए, इवन एक भी सही मिल गया ना, तो बाकी सब आप ऑटोमेटिकली सही कर लेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मानी मैंने आपको साथ साथ में एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं, जिससे कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कहीं आपको बाद में ये ना लगे सर यहां पर गलती हो गई, ये तो बहुत मुश्किल था। आपने क्या किया, इतना बड़ा था, मतलब पहले इस लूप को, फिर इस लूप को, फिर तीसरे लूप को सॉल्व किया, I1 I2 I3 निकाला, आपका फाइनल आंसर है। बोलो भैया बात समझ में आ गई। टैली कर लेना, कहीं पर अगर हल्का सा ऊपर नीचे की हल्की फुल्की मिस्टेक हो तो वो देख लेना आप, ठीक है ना। आई होप मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है ना, बाकी आप देख लेना। सही है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, देखो भाई, कह रहा है सर इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। ये रिड्यूस वाला पोर्शन है, वैसे मीटर ब्रिज आपका आ नहीं रहा है सिलेबस में, ठीक है ना, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, हाँ लेकिन जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका तो आएगा। मीटर ब्रिज कुछ इस तरीके से बना होता है बच्चे, ठीक है ना। वैसे फिगर मेरे पास दिया होना चाहिए था, दिया भी था बट नहीं दे रखा है मेरे को। यहां पर वो कह रहा है कि सर एक्स कनेक्टेड है, कह रहा है सर यहां पर एक्स कनेक्टेड है, यहां पर वाई कनेक्टेड है, ये तार है हमारी, यहां से भैया गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्टेड होता है, यहां पर आपका बैलेंस पॉइंट आ गया विच इज 39.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 100 - L होगा विच इज 60.5 सेंटीमीटर। हाँ भाई सही है जी सर। अब क्या बोल रहा है वो कि सर मुझे जब y मेरा 12.5 ओम है तो x बताइए। तो मीटर ब्रिज क्या बोलता है भैया, x/y बराबर x का ये लेंथ है L1 बाय ये मतलब L ले लो सीधा सीधा बाय 100 - L, भाई P/Q बराबर R/S। तो x बराबर L/100 - L इंटू y। इसका मतलब बच्चे x बराबर L कितना है भैया 39.5 बाय 60.5 इंटू 12.5। जरा इसको सॉल्व करें, जरा इसको सॉल्व करें, टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरी, एक्चुअली दूसरी भी क्लास है तो इसलिए उसको थोड़ा सा तेजी से हम सॉल्व करेंगे। इंटू 12.5 तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.2 ओम, वैसे 8.16 आ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। अब कह रहा है सर व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये जो कनेक्शन बनाते हैं ना, वो कॉपर वाली जो धागे लगाते हैं हम यहां पर, जो अगर आपने स्कूल में इसका मतलब कॉन्सेप्ट किया होगा, तो वो क्यों कॉपर स्ट्रिप्स की बनाते हैं, इसका रीजन है बिकॉज अब थिक, थिक मानी थिक कॉपर का मतलब एरिया ज्यादा, थिक कॉपर मींस एरिया इज ग्रेटर and resistance is inversely proportional to area, therefore resistance less. Bhai, we use thick copper strips to minimize the resistance, which is not taking into the consideration of ये PQRS में लेते नहीं है ना हम लोग, तो हम thick copper strip को यूज करते हैं to minimize the resistance. Why? To minimize the resistance. To minimize the resistance of wire. उसकी वायर को हम उस वायर की रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज करते हैं जिससे कि उसका इफेक्ट पड़े ना कोई भी उस चीज के ऊपर। कह रहा डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड। उल्टा हो जाएगा ना भाई, देखो एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में बैलेंस पॉइंट्स ऑल्सो इंटरचेंज्ड। पहले जहां पर आपका 39.5 था अब उधर 60.5 हो जाएगा, 39.5 इधर आ जाएगा। और तीसरे पार्ट में बोलता है what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, would the galvanometer show any current? क्या होगा अगर galvanometer और cell interchange कर दिए जाएंगे? No, everything remains same. तो would the galvanometer show current? No, कोई करंट शो नहीं करेगा, तब भी आपका ये बैलेंस पॉइंट होगा, तब भी आपका ये नल पॉइंट रहेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेल और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये सुनो बच्चा पार्टी, अगले सवाल पे चलते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 12.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? देखो भाई, आपने शायद सुना होगा और शायद पढ़ा होगा मेरे साथ, जब हम लोग सेल को चार्ज कर रहे थे, चार्जिंग में हम इसको करंट दे रहे थे भैया, तो उस केस में मेरा जो E प्लस आई आर था ये V के बराबर आता था। डिस्चार्जिंग में जब हम करंट लेते थे तो V E माइनस आई आर के बराबर होता था। ये आई आर को मैं कुछ समथिंग इफेक्टिव पोटेंशियल लिखूंगा, क्योंकि ये डीसी सप्लाई है, ये ईएमएफ है, तो इफेक्टिव पोटेंशियल बचेगा कितना सर्किट में, तो V इफेक्टिव इज बेसिकली V माइनस E। अभी V कितना है भाई, V आपका 120 वोल्ट है और ईएमएफ कितना है आपका 8 वोल्ट, तो ये हो गया 112 वोल्ट, मानी सर्किट में जो मेरा पोटेंशियल बचा हुआ है वो 112 वोल्ट है। डन है जी, ठीक है ना, क्योंकि यार आप देखो अब कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप करंट निकाल लो, तो करंट क्या होगा V बाय R, अभी R में R टोटल होगा, मानी 15.5 प्लस 0.5, V कितना है 112 बाई 16, ठीक है ना, 16 से गया 7 एम्पेयर, करंट कितना है भैया 7 एम्पेयर, करंट कितना है 7 एम्पेयर, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो भाई V बराबर आई आर हो जाएगा एक्सटर्नल वाले के अक्रॉस, तो 7 इंटू 15.5, 5 7 35, 3 5 5 7 5 35, 38, 3 7 कम 7, 108.5, सही है भाई, 15 7 105, 15 7 5 35, 108.5, एक्सटर्नल वाले के अक्रॉस इतना है, ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन चार्जिंग, तो एक्सटर्नल वाले के अक्रॉस तो इतना है। अब देखो VDC जो होगा वो किसके अक्रॉस होगा, V ये वाला टर्मिनल वोल्टेज प्लस सॉरी VDC में से ये मैं माइनस करूंगा, जो बाहर जो एक्सटर्नल वाले के अक्रॉस हो रहा है उतना रह जाएगा मेरे पास टर्मिनल के अक्रॉस, V टर्मिनल, यानी DC कितना है 120 माइनस 108.5 मैंने हटाया, बचा कितना 11.5 वोल्ट, है ना। तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो होगा चार्जिंग प्रोसेस में 11.5 वोल्ट होगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट, सीरीज में रेजिस्टर क्यों ऐड कर रहे हो आप, उसका कारण यह है कि करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो करंट कम जाएगा, अगर रेजिस्टर सीरीज में नहीं होगा तो एकदम से बहुत करंट चला जाएगा, बहुत डेंजरस हो सकता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, क्लियर है बेटा ये आप लोग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ इतना वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट इतना, मानी देखो सिंपल है ये भी, E1 आपका 12.5 वोल्ट है तो L1 आपका 35 सेंटीमीटर है, और वहीं पर अगर आपने सेल कोई और ले लिया तो बैलेंस पॉइंट हो गया 63 सेंटीमीटर, तो ईएमएफ क्या होगा, इसका आपको फॉर्मूला पता है, E2 बाई E1 बराबर L2 बाई L1, तो E2 चाहिए E1 इंटू L2 बाई L1 हो गया, E1 है आपका 12.5 इंटू L2 बाई L1 मतलब 63 बाई 35, 5 7 35, 7 5 35, 7 9 63, 5 से गया 2.5, आंसर आ गया 9 5 45, 4 9 2 18, 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 वोल्ट सॉरी। मतलब आप समझो कुछ क्वेश्चंस तो इसने ऐसा दे रखा है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला लग रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। गॉट इट गाइस, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते, कह रहा है सर द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज इतना। अब एग्जांपल क्या है अपने को नहीं पता, बट नंबर डेंसिटी मानी n दे रखा है उसने हमें। टाइम पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जिसका लेंथ इतना है कितना टाइम लगेगा, एरिया भी दे रखा है उसने और करंट भी दे रखा है। अब आप यहां पे क्या करो, IAL N सब कुछ दे रखा है,
तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है I बराबर NEA इंटू VD। आई होप दिस इज क्लियर। I इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा क्या, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये I बराबर NEA इंटू L बाई टी हो जाएगा। मुझे तो T चाहिए, तो T बराबर NEA इंटू L अपॉन I। और आई कैन से T इज इक्वल्स टू N कितना है बच्चे, 8.5 इंटू 10 की पावर 28। सही है। E कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19। एरिया कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6। और लेंथ कितना है, 3 मीटर। और करंट कितना है, 3 से 3 कट गया। सॉल्व मारो इसको फटाफट, सॉल्व मारो इसको फटाफट। टू 2.7 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड ये टाइम पूछ रहा है। अच्छा इधर देख लेना भाई, ये 22.5 नहीं है, यहां पर आप देख लेना गड़बड़, ये 1.25 है, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट 12.5, ये 1.25 है, ठीक है ना। तो ये अगर 1.25 है तो उसके अकॉर्डिंग ये 2.25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1.2 मतलब कॉन्सेप्ट सही है, हमने बस उसको गलत लिख लिया था। सो 2.25 वोल्ट, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका इतना हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज योर दिस आंसर। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। सिंपल था यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। आपने कर लिया भाई, आपने 12वां 13वां, ये टोटल ऑप्शनल से पहले ये 13 क्वेश्चंस है हमारे पास जो आपको करने थे और आपने कर लिए। मैं फिर से वही कहूंगा, अगर किसी ने मेरा पेड बैच नहीं लिया है बच्चे, तो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड VK आर्मी यूज करो, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑनर टिप्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करना। और मैं तो रेगुलर हो रहा हूं, आप भी रेगुलर रहिए, आप भी वेट करिए वीडियोस का। और बस 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो एक टाइम फिक्स कर देंगे कि हाँ चैनल ऊपर कवर पेज पे लिख देंगे इस टाइम पे हमारी डेली बेसिस पर वीडियो आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे आप ही की अगली वीडियो, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय, जय हिंद।